हे दोस्तों, जितने भी प्यारे साथी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग का आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास आदिकालीन साहित्य से संबंधित है, ऑप्शनल है। ये जो मैंने मैटर लिया है, ये किताब का नाम है पूरनचंद टंडन वस्तुनिष्ठ हिंदी। तो बहुत से लोगों ने, हो सकता है बहुत से साथियों ने इसे पढ़ रखा होगा। तो अगर आप फिर से पढ़ना चाहते हैं या फिर साथ साथ आप अपनी स्मृति देखना चाहते हैं कि हमें कितना याद है या हम कितने क्वेश्चन इसमें सही कर सकते हैं, सब लोग जुड़ जाएंगे। जो नए हैं वो भी, जो पुराने हैं वो भी, सब लोग मिलजुल कर अच्छे से प्रैक्टिस सेट या जो हमारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको करेंगे और आगामी परीक्षाओं में कोशिश करेंगे कि अच्छा हम लोगों का प्रदर्शन रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आदिकाल से। पहला प्रश्न है दोस्तों, श्रावकाचार किस कवि की रचना है? श्रावकाचार किस कवि की रचना है? ऑप्शन है सरहपा, सबरपा, देवसेन, शालिभाद्र सूरी। श्रावकाचार किसकी रचना है? तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। श्रावकाचार्य जो रचना है वो देवसेन की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता कौन है? आशु कवि, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू, सरहपा। तो साथियों, दोहा कोश के जो रचयिता हैं वो हैं सरहपा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहपा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? जिनधर्म सूरी, सुमति गणी, धनपाल, शालिभद्र सूरी। तो दोस्तों, ये जो रचना है ये शालिभद्र सूरी की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। परमात्म प्रकाश व योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है? राम सिंह, जोइंदू, रोडा या पुष्पदंत। तो दोस्तों, योगसार और परमात्म प्रकाश जो रचना है वो किसकी है? जोइंदू की रचना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार या रचयिता कौन है? वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, लक्ष्मीधर, सोमप्रभ सूरी, देवसेन। तो दोस्तों, वर्ण रत्नाकर के जो रचयिता हैं वो हैं ज्योतिश्वर ठाकुर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारत भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो भाषा सर्वेक्षण जो रचना है वो है जॉर्ज ग्रियर्सन की, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार दलित्यूर इंद्वे हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच और या फिर जर्मन। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर इंद्वे हिंदुस्तानी ये किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों, इसकी जो भाषा है वो है आपकी फ्रेंच, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अब ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस्तवार द लिटरेच्यूर इंद्वे हिंदुस्तानी किसने लिखा है? ठीक है, तो किसने लिखा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? गार्सा दतासी, जॉर्ज गियर्सन, गिल क्राइस्ट, जोशुआ केटलर।
तो ऊपर वाले का जो मैंने पूछा था, इस्तवार द लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी, ये आपका इसमें ऑप्शन में उत्तर दिया भी गया है, तो चलिए उसको छोड़िए। 8 में बता दीजिए, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक या रचयिता कौन है? तो दोस्तों कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रथम इतिहास कौन सा लिखा गया? दोस्तों हिंदी भाषा में जो लिखा गया वो था शिव सिंह सरोज, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्र शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? दोस्तों कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन थे? गणपति चंद्रगुप्त, राहुल संकृत्यायन, धीरेन्द्र वर्मा या डॉक्टर रसाल। तो ये थे कौन? राहुल संकृत्यायन। इन्होंने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 12 पे देखेंगे, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? ऑप्शंस हैं लक्ष्मीधर, राम सिंह, दामोदर शर्मा, जोइंदो। बात करें उक्ति व्यक्ति प्रकरण की, तो दोस्तों कौन है? दामोदर शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं हेमचंद, विद्याधर, सोमप्रभ सूरी या फिर धनपाल। तो दोस्तों अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता जो हैं वो हैं हेमचंद्र जी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? ठीक है, 1, 2, 3 या फिर 4। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो मिश्र बंधुओं ने जो इतिहास लिखा उसे उन्होंने कितने भागों में प्रकाशित किया था? 4 भागों में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। वीर गाथा काल को संधि काल या चारण काल की संज्ञा किसने दी? ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा, राम कुमार वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को, वीर गाथा काल को संधि काल या एवं चारण काल की संज्ञा दी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आशुक कवि की रचना कौन सी? नेमिनाथ रास, चंद्रबाला रास, स्थूलभद्र रास, चार्यापद। तो जो आशुक कवि की रचना है वो है चंद्रबाला रास, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। पौमचर्यू के रचयिता हैं पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान, स्वयंभू। दोस्तों पौमचर्यू के जो रचयिता हैं वो है हमारे स्वयंभू जी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? हेमचंद, पुष्पदंत, स्वयंभू या डुम्भिपा। तो दोस्तों शब्दानुशासन के जो रचनाकार हैं वो हैं हमारे हेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? लक्ष्मीधर, रोडा, राम सिंह, हेमचंद। तो दोस्तों पाहुड़ दोहा जो रचना है वो किसकी है? राम सिंह की रचना है, राम सिंह, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रकृत पैंगलम किस कवि की रचना है? लक्ष्मीधर, सबरपा, ज्योतिश्वर ठाकुर या जोइंदु। तो दोस्तों प्रकृत पैंगलम जो रचना है वो मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए लक्ष्मीधर की। तो इसका थोड़ा मुझे क्वेश्चन डाउट में लग रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, मुझे तो जहां तक लग रहा है कि इसका उत्तर लक्ष्मीधर ही होगा, क्योंकि सबरपा, ज्योतिश्वर ठाकुर और जोइंदो की रचनाएं तो मिल जाती हैं, लक्ष्मीधर की
सॉरी लक्ष्मीधर की जो रचनाएं हैं उनमें प्रकृत पेंगलम का अनुमान है। मैंने अभी, मुझे मिला नहीं, मिला एक बार मिला हल्के से, लेकिन ध्यान नहीं है। ठीक है, तो चलिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1, आपके हिसाब से क्या होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लय कुमार चरयू के रचनाकार हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिए। पैम चरयू और लय कुमार चरयू अलग अलग रचनाएं हैं। अब तो इसके कौन है, स्वयंभू, पुष्पदंत या सुमति गण या फिर रोडा। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पुष्पदंत, यानी ऑप्शन नंबर 2। जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता भट्ट केदार विद्यापति केशवलाल मधुकर कवि। तो जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं मधुकर कवि। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जिनधर्म सूरी, सोमप्रभ सूरी, शालिभद्र सूरी या फिर जिन दत्त सूरी। तो सही जवाब हो जाएगा जिन दत्त सूरी, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कुमार पाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? कुमार पाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? हेमचंद्र, धनपाल, सोमप्रभ सूरी या लक्ष्मीधर। तो सही जवाब हो जाएगा कुमार पाल प्रतिबोध के रचयिता हैं सोमप्रभ सूरी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? क्या रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल या फिर डॉक्टर रसाल। तो आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी है। आदिकाल को वीर गाथा काल किस आलोचक ने कहा? तो शुक्ल जी, ग्रियर्सन, राहुल सकृत्यायन या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आदिकाल को वीर गाथा काल जिन्होंने कहा वो है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। सिद्ध आदि काल को सिद्ध सामंत काल से अभिहित करने वाले आलोचक कौन है? ठीक है, यानी आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कह दिया भाई साहब, किसने ऐसा कह दिया? एक तो ये लोग कह कह के हम लोग का बोझ बढ़ा गए ना। तो चलिए देखते हैं किसने कहा था सिद्ध सामंत काल आदिकाल को। महावीर प्रसाद द्विवेदी या शुक्ल जी या राहुल सकृत्यायन या फिर रामकुमार वर्मा। तो साथियों सही जवाब हो जाएगा राहुल सकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा? चारण, आदिकाल, वीर काल या बीज पवन काल। तो साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या, किसकी संज्ञा दी थी? दी थी बीज पवन काल की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 29। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मगधी, अर्ध मगधी, सौर सेनी या ब्राह्मण। तो साथियों सही जवाब हो जाएगा क्या? सौर सेनी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी या फिर बिहारी। तो बघेली हिंदी का संबंध पूर्वी हिंदी से है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? अर्ध मगधी, मगधी, पैसाची या फिर ब्राह्मण। तो दोस्तों ये माना जाता है अर्ध मगधी से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी या पश्चिमी हिंदी। तो खड़ी बोली या कौरवी का जो संबंध है वो किससे है? तो सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी हिंदी से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अवधी बोली का विकास किस भाषा से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या फिर राजस्थानी। तो दोस्तों अवधि जो है वो किससे हुई है? हमारी पूर्वी से हुई है। ऑप्शन नंबर बी यानी 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश किस रूप से हुआ है? खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो ऑप्शन है अर्धमगधी,
मगधी सौर सेनी का उत्तरी रूप या फिर ब्राह्मण। तो सही जवाब हो जाएगा सौर सेनी का उत्तरी रूप। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो दोस्तों हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो 5 हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें देखिए 15, 17, 20 और 18। तो यहाँ पे देखिए कोई भी सही नहीं है। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो 18 तो ठीक है। ठीक है, 18 तो ठीक है, लेकिन भाषा नहीं कह रहे, बोलियों की संख्या। ठीक है, तो लगभग 18। वैसे बोलियां तो अनगिनत हैं। ठीक है, तो मुख्यतः भाषा होना चाहिए। हिंदी क्षेत्र की कुल भाषाओं की संख्या तो 22 होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ बोली कह दिया तो बोली लगभग मान सकते हैं 18, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं बस अगले क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो इसके अंतर्गत कितनी आती हैं? इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, 5 बोलियां आती हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? दरभंगा, आजमगढ़, पटना या पूर्णिया? तो दोस्तों भोजपुरी जो बोली है वो बोली जाती है कहाँ पे? आजमगढ़ में। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। मैथिली बोली का क्षेत्र कौन सा है? गोरखपुर, लखनऊ, चंपारण या मुंगेर? तो सही जवाब हो जाएगा मुंगेर में मैथिली बोली जाती है। बढ़ते हैं। भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल प्रसाद प्रेमचंद दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? ठीक है, ऑप्शन है बुंदेली, अवधी, भोजपुरी या खड़ी बोली। तो सही जवाब हो जाएगा भोजपुरी से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? पश्चिमी पूर्वी, पूर्वी बिहारी, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी, राजस्थानी व पहाड़ी? तो सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी? ठीक है, 4, 7, 8 या 10? 4, 7, 8 या 10? तो दोस्तों अपभ्रंश में 8 स्वर थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। कौन से व्यंजन नहीं थे अपभ्रंश में? कौन से व्यंजन नहीं थे? टाठा, अड़ा में जो नीचे मात्रा त्र गया रस है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, ये वाले व्यंजन नहीं थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? श्रावकाचार, दोहा कोश, चर्यापद, योगचर्या? तो कौन सी रचना है जो प्रथम मानी जाती है? वो हो जाएगी हमारी श्रावकाचार। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन है? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? तो सही जवाब हमारा हो जाएगा कौन? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, ग्रियर्सन, गारसा, दत्तासी? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। इन्होंने ही पहले नामकरण किया और काल के हिसाब से रखा। संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता कौन है? धनपाल, अब्दुल रहमान, विद्यापति या खुसरो? तो संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। बढ़ते हैं आगे की ओर। खुमार रासों के रचनाकार कौन है? नरपतिनाल, दलपति विजय, शंखधर, जगनिक? दोस्तों खुमार रासों के रचनाकार हैं दलपति विजय, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। निम्न में से कौन सा काव्य आला खंड के नाम से प्रचलित है? निम्न में से कौन सा रासो काव्य आला खंड के नाम से प्रचलित है? हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो या फिर परमार रासो? तो जो सही जवाब हो जाएगा 49 का वो है परमाल रासो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। निम्न में मूलतः गेय रासों का काव्य कौन सा है? कौन सा रासों का काव्य गेय है जो गाया जाता है? कुमार रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो या हमीर रासो?
तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा बीसल देव रासो। आज का आखिरी क्वेश्चन, परमाल रासो के रचयिता का नाम क्या है? जगनिक, दलपति विजय, नरपतिनाल या फिर चंदर बरदाई। तो सही जवाब हो जाएगा जगनिक। ठीक है, आलाखंड या परमाल रासो के रचयिता हैं। दोस्तों आदिकाल का सेकेंड पार्ट में हम लोग फिर से मिलेंगे। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपके जो शेष प्रश्न हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।